रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एट अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज। इसको कराने से पहले मैं आपको 2-3 बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि पॉइंट नंबर 1, अगर आप अपने बुक में जब इस टॉपिक को पढ़ने की शुरुआत करोगे, इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को कि क्या है इस टॉपिक में। तो सबसे पहले आपको स्फेरिकल सरफेसेज के बारे में जानना होगा। तो स्फेरिकल सरफेसेज मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ TIR में मैंने पढ़ा दिया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन में। इसके बाद स्फेरिकल सरफेसेज में जब सबसे पहले आप डिस्कस करोगे तो यहाँ पे आपके सामने आएगा कन्वेक्स सरफेस, ठीक है। कन्वेक्स सरफेस में 2 इमेजेस बनती है, एक रियल बनती है और दूसरी वर्चुअल बनती है, ठीक है। तो आपने एक रियल इमेज बनानी है और एक वर्चुअल इमेज बनानी है। सेकेंड चीज़ क्या है कि मैं जो डेरिवेशन है ना वो केवल रियल पे कराऊंगा, वर्चुअल पे आपको खुद से ही समझना है ना। उसके बाद आपके पास निकल के आता है कनकेव सरफेसेस, ठीक है। कनकेव सरफेसेस आएगा, कनकेव सरफेसेस। तो कनकेव सरफेसेस को जब आप समझोगे तो वहाँ भी ऐसी इमेजेस बनेंगी, ठीक है। अब कनकेव सरफेसेस में ना एक फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पे रियल और वर्चुअल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो वहाँ पे जो भी इमेज बनती है ना, आप उसको अगेन खुद ही डिस्कस करोगे। यानी कि मैं रियल में डेरिवेशन करा दूंगा, आपको इस कन्वेक्स के वर्चुअल में, कनकेव के कंडीशन में आपको खुद से स्टडी करना है। उसके बाद जो चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे आप नोटिस करो तो ये रेयर टू डेंसर है, ठीक है। तो फिर उसके बाद डेंसर टू रेयर भी आएगा, वो भी आपको खुद से पढ़ना है बाकियों में। तो आपको सिर्फ एक रियल के केस में बताया जाएगा, वो भी कनकेव मिरर पे, बाकी आप अपने आप स्टडी करोगे। सब सेम होता है, बिल्कुल कुछ डिफरेंट नहीं होता। तो चलो इसको शुरू करते हैं, इसको रब कर देता हूँ मैं। शिट, तो एक सेकेंड मैं इसमें इम्पोर्ट कर लेता हूँ। फाइन, तो ये हमारे पास वो पिक्चर है, ठीक है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। टॉपिक यही है कि रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंसर एट कन्वेक्स सरफेस, इस पे ध्यान देना है। तो ये रहा यार अपने पास एक कन्वेक्स सरफेस, ये दिख रहा है ना आपको, ये कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये एक्स और वाई जो है ये कन्वेक्स सरफेस है, यहाँ से लाइट रे जानी है, ठीक है। सॉरी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। अब देखो यार, यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है हमने, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से एक इंसिडेंट रे आया, यहाँ पे आया इंसिडेंट रे, और ये इंसिडेंट रे फिर इस तरफ आ जाता है, ठीक है। क्यों? दूसरे मीडियम में ये बेंड होके आ गया। यहाँ पे एक नॉर्मल डाल देना, ये नॉर्मल आ गया, ठीक है। तो जब रेयरर से डेंसर की ओर आओगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आओगे। तो ये राइटर देख लो कितना क्लोज हो गया, नॉर्मल के क्लोज हो गया, ये नॉर्मल के क्लोज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे एक AM ड्रॉ करना है। AM क्या है? AM एक पतली सी लाइन है जो कि AP और AM में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको बेसिक बेंड दिख रहा है, बट रियलिटी में बहुत कम डिफरेंस होता है। AP बराबर AM हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सीधा सीधा आप यहाँ पे आ जाओ, आपको AM परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है OI पे। तो ये OI जो है ना, ये लाइट रे, ये जो एक्सिस है इसे हम OI कह रहे हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे आई होगा कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे, राइट। वापस आते हैं, लेट एंगल AOM। अब देखो यहाँ पे AOM आप नोटिस करो तो ये अल्फ़ा बनेगा, ये अल्फ़ा बन रहा है। और AI और M, यहाँ पे जो AIM है ये बीटा बनेगा, यहाँ पे ये बीटा बन रहा है, ठीक है। और ACM, अब ACM ढूंढो तो ये रहा ACM, ये आपका क्या बन रहा है? गामा बन रहा है। तो देखो ये जो NC है ना, NC नॉर्मल है, OA इंसिडेंट रे है, और AI जो है वो रिफ्रैक्टेड रे है, और ये कनकेव सरफेस, कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको। अच्छा, अब हम यहाँ पे बात करते हैं गामा की। गामा जो है वो R प्लस में बीटा के इक्वल होगा, ठीक है। ये R दिख रहा है ना आपको, ये R प्लस में बीटा। क्यों? क्योंकि ये एक ट्रायंगल है, AC और I एक ट्रायंगल है, और जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सम ऑफ 2 इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ठीक है। ये वाला जो है ये ऑब्जेक्ट और सरफेस के साथ एंगल बन रहा है, वो अल्फ़ा है, और ये बीटा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं, मेरे को अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है तो वो गामा माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। गामा में से बीटा को माइनस कर देंगे। ट्रायंगल OAC में ध्यान से देखो, ये रहा आपका ये OA और C, ये बड़े वाले ट्रायंगल। इस पूरे में ध्यान से आप नोटिस करोगे तो आपको समझ आएगा कि I इज़ इक्वल टू A प्लस वाई, ठीक है। I इज़ इक्वल टू A प्लस वाई, वही सेम चीज़ है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये अल्फ़ा और गामा के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब आपको स्नेल्स लॉ लगाना है। तो जब हम स्नेल्स लॉ लगाते हैं तो दूसरा जो मीडियम है उसको डिवाइड करते हैं हम पहले मीडियम से। तो यहाँ पे हम पहले मीडियम से उसको डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जो दूसरा मीडियम है और ये जो पहला मीडियम है, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो साइन I अपॉन में साइन R आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ना, फिर अगली उसके बाद ये लोग साइन हटा देंगे यहाँ से। साइन जो है
यहाँ से साइन हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि साइन बहुत छोटे एंगल से थे। मतलब आप यहाँ पे चाहे तो साइन 30 लिखो, चाहे साइन 90 लिखो, इतना छोटा है ना, मतलब ये 30 90 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एक साइन 30 होगा तो दूसरा साइन 30.01 होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ से हटा दिया गया। इन दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस चीज़ को मैं करा के दिखाता हूँ आपको कि ये हो जाएगा μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर, राइट। यही तक था, साइन से साइन कट गया, ठीक है, बच गया μ2 डिवाइडेड बाई μ1 इज इक्वल टू साइन इज इक्वल टू आई अपॉन में आर इज इक्वल टू आई डिवाइडेड बाई आर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो आर μ2, या फिर आप यूँ कह सकते हो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। यहाँ तक समझ गए अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे आए। अब देखो, हमें पता है कि आई जो है, अब पीछे नोट करो, पीछे यहाँ पे आप इस जगह पे छूटे हो, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करो, ठीक है, इसको आगे यहीं पे रिप्रेजेंट कराएंगे। तो देखो, हम पीछे यहाँ पे आ गए थे, μ2 आई इज इक्वल टू μ1 आर, राइट। तो जो आई है ना, इस आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा, राइट, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट आ गया। और इस आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ये वैल्यूज रिप्लेस कर देनी है, ठीक। अब जब आप अल्फा को ध्यान से देखोगे तो अल्फा जो है वो ए एम अपॉन में एम ओ होगा, ठीक है। अल्फा क्या होगा? ए एम अपॉन में एम ओ। उस डायग्राम में फिर से चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, ए एम अपॉन में एम सी, ठीक है। तो ये एम और सी है, एम सी, राइट। तो यही होता है, ये होता भी है यही, ठीक है। ये आपका हो गया ए एम अपॉन में एम सी। तो वापस आते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। ए एम अपॉन में एम ओ, राइट। हाँ जी, अब एक और नोट करने वाली चीज़ ये है कि एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ था कि साइन बहुत छोटा होता है, मतलब एंगल्स बहुत छोटे हैं। तो आप चाहे साइन यूज़ करो, चाहे टैन यूज़ करो, चाहे कॉस यूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। कैसे फ़र्क नहीं पड़ता, ये चीज़ ध्यान से समझ लो। पहले मैंने बोला, अगर मान लो कि साइन 30 और टैन 30 में कोई डिफरेंस नहीं होगा। क्यों डिफरेंस नहीं होगा? क्योंकि साइन और टैन जो है वो ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे साइन की जगह, इस पर्टिकुलर पोर्शन में साइन की जगह टैन भी यूज़ करूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप टैन थीटा देखोगे ना तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होती है ए एम और बेस की वैल्यू होती है एम ओ, ठीक है। आप डायग्राम में पढ़ सकते हो। सिमिलरली गामा के केस में भी यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो यहाँ पे टैन के केस में कर दिया है कन्वर्ट। तो गामा के केस में भी आप परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डायग्राम से उठा लेना, यहाँ पे वो सारी वैल्यू डाल दी है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें बहुत सारी वैल्यू एक दूसरे की इक्वल है, डायग्राम में आप देख सकते हो, तो आपको मिल जाएगा, राइट। तो जो जिसकी इक्वल है वहाँ पे रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जैसे कि ए एम की जगह हाँ जी, अब यहाँ पे हम उस ऊपर वाले में से ए एम कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से भी ए एम कॉमन निकाल सकते हैं, आपस में ए एम से एम कट जाएगा तो यहाँ पे ऊपर 1 बच जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास वैल्यूज़ निकल के आ जाएंगी। तो ये आपका जो था टॉपिक था।